इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में संसद के द्वारा उभयलिंगी अधिकारों का संरक्षण विधेयक पारित किया गया है। नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई रूपरेखा। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। लिंग चयन का अधिकार, जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का भाग। सभी आधिकारिक दस्तावेज प्रपत्रों में तृतीय लिंग से संबंधित खंड को सम्मिलित किया जाएगा। सभी आधिकारिक दस्तावेज प्रपत्र में तृतीय लिंग से संबंधित खंड को सम्मिलित किया जाएगा। 3 लिंग विकल्पों में से एक का चयन केवल व्यक्ति के स्वयं निर्धारण पर निर्भर करेगा। ओबीसी के भीतर हाशिए पर स्थित इस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर इस समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है देखिए। उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा क्या है। यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता हो। इसमें उभयलिंगी पुरुष, उभयलिंगी महिलाएं, मध्यलिंगी भिन्नताओं वाले व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति, किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। भेदभाव के लिए निषेध है देखिए। यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित 8 प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सार्वजनिक वस्तु और सुविधाओं तक पहुंच के संबंध में सेवा से मना करना, अनुचित व्यवहार, संरक्षण का अधिकार, निवास करने, किराए पर रहने, अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग में लेने संबंधी अधिकार, सार्वजनिक और निजी पद ग्रहण करने का अवसर और सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों और उनकी अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति में उसका पहुंच का अधिकार। पहचान की मान्यता स्वतः अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार प्रदान करता है। उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता है। यानी कि उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट जारी करता है। लिंग पुनर्नियतन शल्यक्रिया सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। अपराध और दंड देखिए। अपराध और दंड यह उभयलिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित अपराधों को चिन्हित करता है और इन अपराधों के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक कारावास की सजा और अर्थदंड दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे कि बलात्, बंधुआ श्रम, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा को छोड़कर, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित करना, घर और गांव से निकाल देना, शारीरिक और यौन, मौखिक, भावनात्मक उत्पीड़न। राष्ट्रीय उभयलिंगी परिषद की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार और उभयलिंगी समुदाय के प्रतिनिधि इस क्षेत्र में विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह परिषद सरकार को इस समुदाय के लिए नीति निर्माण के विषय में परामर्श देगी और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी, शिकायतों का निपटारा भी करेगी। सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय इसके लिए किए जा रहे हैं, ठीक है ना। सरकार उनके बचाव, पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी। उभयलिंगी संवेदनशील योजनाओं का निर्माण करेगी और सांस्कृतिक गतिविधियों में इनकी भागीदारी को बढ़ाएगी। स्वास्थ्य सेवा सरकार एक पृथक HIV निगरानी केंद्र और SRS हित उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा। सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। इनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करेगी। इस विधेयक से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। आत्म पहचान के प्रमाणीकरण का कोई अधिकार नहीं। इस अधिनियम में जिला अनुवीक्षक समिति डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का प्रावधान सम्मिलित नहीं है। यह प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान करता है, कोई समीक्षा तंत्र नहीं। उभयलिंगी व्यक्ति को पहचान पत्र से वंचित किया जाता है तो यह प्रशासनिक जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने की समीक्षा करने का कोई तंत्र नहीं प्रदान करता। नालसा निर्माण में सर्वोच्च न्यायालय के अधिशेष के बावजूद ये रोजगार और शिक्षा को सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करता।
रोजगार और शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करता। राष्ट्रीय बहुलिंगी व्यक्ति परिषद एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर एनसीटी क्या नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर में सम्मिलित होंगे। केंद्रीय सामाजिक और आधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्रालय और सचिव, स्वास्थ्य गृह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि। अन्य सदस्य कौन कौन से रहेंगे? नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बहुलिंगी समुदाय के 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठन के 5 सदस्य। देखिए दिव्यांग, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, सुर्खियों में क्या? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुपूरक के तौर पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया गया था। भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 2.1% है, जिसमें दिव्यांग पुरुषों की संख्या 56% है। भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या जो है 2.1% है, जिसमें दिव्यांग पुरुषों की संख्या 56% और दिव्यांग महिलाओं की संख्या 44% है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है, देखिए इसके द्वारा निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पुनः भागीदारी अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया गया। यह अधिनियम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स ऑफ द डिसेबिलिटी के सिद्धांतों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए अनुकूल कार्यस्थलों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इसके द्वारा दिव्यांगों की मौजूदा 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया है और केंद्र सरकार को इस सूची में दिव्यांगत के अन्य प्रकार को समाविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है। संदर्भित दिव्यांगतन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को अधिनियम में वर्णित कम से कम 40% दिव्यांगता प्रतिस्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। 40% दिव्यांगता सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। संदर्भित दिव्यांग को उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार और भूमि में आवंटन में आरक्षण, निर्धनता उन्मूलन योजना में लाभार्थी आदि जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। दिव्यांग को उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार और भूमि के आवंटन में आरक्षण, निर्धनता उन्मूलन योजनाओं में लाभार्थी को विशेष लाभ दिया जाएगा। 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के संदर्भित दिव्यांगों वाले प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। संदर्भित दिव्यांग वाले कुछ व्यक्ति वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में 3% के आरक्षण को बढ़ाकर 4% कर दिया गया। वर्तमान में निजी प्रतिष्ठानों में भी इसके दायरे को शामिल किया गया है। यद्यपि निजी प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से दिव्यांगों को पीडब्ल्यूडी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि इस अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ दायित्व स्थापित किए गए। केंद्र राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय के रूप में केंद्र दिव्यांग सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा। दिव्यांगों के प्रति किए जाने वाले अपराधों के लिए नए कानून के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया। पीडब्ल्यूडी देखो, पीडब्ल्यूडीएस के अधिकारों में उल्लंघन से संबंधित मामले के निवारण हेतु प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये वर्ष 2008 में प्रभावी हुआ था। जो 21वीं सदी की प्रथम व्यापक मानवाधिकार संधि और दिव्यांगजनों के अधिकारों और व्यापक संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत को अग्रलिखित शामिल किया गया। अंतर्निहित गरिमा हेतु सम्मान, अभिभेद, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समाज में प्रभावी भागीदारी, समावेश, अवसर की समानता, पहुंच और पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता और दिव्यांग बच्चे के अधिकारों का सम्मान शामिल है। हालांकि कन्वेंशन में दिव्यांगों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। इसमें स्वीकृति की गई है कि दिव्यांग की अवधारणा निश्चित नहीं है और ये एक समाज से दूसरे समाज से मौजूद परिवेश के आधार पर
परिवर्तित हो सकता है। भारत द्वारा इस कन्वेंशन की पुष्टि की गई है। सुगमय भारत अभियान, सुगमय भारत अभियान, ठीक है, सुगमय भारत अभियान ये दिव्यांगजनों को संवैधानिक पहुंच क्षमता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान शुरू किया गया। दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुंच और क्षमता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है कौन? सुगमय भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान। इसे समाज न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। इस अभियान के 3 महत्वपूर्ण घटक है: सुगम्य परिवेश का सृजन, परिवहन प्रणाली सुगम्यता और सूचना एवं संचार इकोसिस्टम सुगम्यता। दिव्यांग समावेशी आपदा जोखिम न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निर्देश, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिसास्टर रिस्क रिडक्शन। हाल ही में यह गृह मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता समावेशी आपदा को जोखिम न्यूनीकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए गए। जोखिम में शमन और न्यूनीकरण के माध्यम से प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया गया है। देखिए इसमें और क्या है, यह दिशा निर्देश स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापदंडों और पद्धतियों के आधार पर DIDRR के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक निर्देशन प्रदान किए गए ताकि सभी हितधारक प्रक्रिया को क्रियान्वित कर सकें और आगे बढ़ा सकें। इनमें से कुछ दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। केंद्र को डेटा और संसाधन मानचित्र के लिए दिव्यांगजनों की जनगणना और सर्वेक्षण आयोजित करना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों से संबंधित मुद्दों को शामिल करना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निर्धारित किए जाएंगे। टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों, जीवन रक्षक उपकरणों आदि के राष्ट्रीय भंडारण और शमन रणनीतियों को अपनाना। बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों को सूचित करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तंत्र की स्थापना करना। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक। देखो, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन अधिनियम विधेयक, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में लोकसभा में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुनः स्थापित किया गया है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007। इस अधिनियम में बच्चों के अंतर्गत पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री यानी बेटा बेटी, पोता पोती सम्मिलित हैं। वर्तमान विधेयक में बच्चों की इस परिभाषा को विस्तृत किया गया है, जिसमें सौतेले बच्चे, दत्तक बच्चे, दामाद और अल्पवय बच्चों को वैध संरक्षक को भी सम्मिलित किया गया है। दामाद, दत्तक पुत्र, सौतेला बच्चा, इस तीनों को भी जो है बच्चे की श्रेणी में लाया गया है। पेरेंट्स का तात्पर्य है माता पिता से है, भले ही वह जैविक, दत्तक, सौतेले या सौतेली माता कोई भी हो, ये सब आपके पेरेंट्स हैं। वर्तमान विधेयक में इसके अंतर्गत सास ससुर, माता पितामह को भी सम्मिलित किया गया। नातेदार का तात्पर्य निसंतान वरिष्ठ नागरिकों की किसी वैध उत्तराधिकारी से जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके अधिकार में होगी, विरासत में प्राप्त होगी। हालांकि इस विधेयक में अवयस्क बालकों को विधिक संरक्षक को शामिल किया गया है। वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे भी व्यक्ति हैं जो भारत का नागरिक है और उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। भरण पोषण देखो, मेंटेनेंस, इसमें आहार, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सेवा, उपचार की उपलब्धता सम्मिलित है ताकि माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।
ठीक है ना। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, वस्त्र, आवास, संरक्षण और सुरक्षा, चिकित्सकीय सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, उपचार के संबंध में इस विधेयक को विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। भरण पोषण आदेश। ये विधेयक भरण पोषण भत्ते की ऊपरी सीमा को समाप्त करता है, जो वर्तमान अधिनियमों में 10,000 रुपये से अधिक है। इस विधेयक में भरण पोषण भत्ते की ऊपरी सीमा को समाप्त करता है, ठीक है, जो वर्तमान अधिनियम में 10,000 रुपये अधिकतम है। भरण पोषण अधिकरण का गठन। भरण पोषण के आदेश के न्यूनीकरण में इसका विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम की प्रारंभ की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर प्रत्येक सब डिवीजन में एक अधिकरणों का गठन किया जाए। विधेयक में भरण पोषण के आदेश के स्थान पर दर्ज किए गए आवेदन शब्द को शामिल किया गया। भरण पोषण की राशि का जमा किया जाना। भरण पोषण आदेश के तहत ऐसा बालक या नातेदार जिसने ऐसे आदेश के निबंध के अनुसार किसी भी राशि का संदाय करना अपेक्षित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर आदेशित पूर्ण राशि अधिकरण के निर्देश के अधीन विहित राशि की तहत जमा करेगी। विधेयक में दिनों की संख्या कम कर 15 दिन कर दी गई। अपील। कोई भी वरिष्ठ नागरिक माता पिता किसी मामले के अधिकरण के निर्णय से संतुष्ट न होने की स्थिति में निर्णय की स्थिति से 60 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। ये विधेयक बच्चे और संबंधियों को भी अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं। वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम आया, आईपॉप, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। वृद्धजनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के अवसर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कार्यक्रम टेरारी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स, ठीक है ना। इसमें राष्ट्रीय बायोश्री योजना। इसके अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष जैसी आयु संबंधित निशक्तताओं से पीड़ित निर्धन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल सामाजिक वर्गों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की जाती है, जिन्हें सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इग्नोपस। इसके अंतर्गत बीपीएल वर्ग से संबंधित 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन योजना। बीमा योजना अभिदान राशि के आधार पर व गारंटीकृत न्यूनतम प्रतिफल के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए है। इसमें कहता है कि बायोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रख्यात यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनके योगदान के प्रतिफल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथों से मैला उठाने की प्रथा। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि वर्ष 2016 से नवंबर 2019 के मध्य में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 282 लोगों की मृत्यु हो गई। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि वर्ष 2016 से 2019 के मध्य देश में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 282 लोगों की मृत्यु हो गई। हाथ से मैला ढोने की प्रथा संबंधित संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान क्या क्या है? सैनिटेशन स्वच्छता राज्य सूची का एक विषय है। सैनिटेशन स्वच्छता एक राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अनुच्छेद 17 और जाति आधारित भेदभाव का निषेध करता है। 15 भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 और जाति आधारित भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 संविधान के अंतर्गत मानव गरिमा एक अपरिहार्य अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूलभूत अधिकार का भाग है। ये एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अधिकार है
जो अनुच्छेद 1, 22 और 23 के मध्य से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा समर्थित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है और मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना SRMS का कार्यान्वयन करता है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इसका प्रयोजन अस्वच्छ शौचालय को समाप्त करना और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण उनका पुनर्वास करना है। इसका प्रयोजन अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करना और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण करना है। इस अधिनियम में मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पर किसी व्यक्ति के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पर किसी व्यक्ति के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया तथा सीवरों और सेप्टिक टैंकों को जोखिमपूर्ण हाथ से सफाई का निषेध करता है। इस प्रकार यह अधिनियम शुष्क शौचालय और मलमूत्र की सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ साथ सुरक्षात्मक गियर के बिना मतलब इस प्रकार यह अधिनियम शुष्क शौचालय और मलमूत्र की सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ साथ सुरक्षात्मक गियर के बिना गटर, सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई को भी प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास की सजा, 2 लाख तक का अर्थदंड देने की सहायता। उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर कारावास की सजा 5 वर्ष और अर्थदंड 5 लाख रुपए दोनों हो सकते हैं। इस अधिनियम में चिन्हित किए गए मैनुअल सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो इस तरह से जो कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए कुछ प्रावधान है। प्रारंभ में एक बार नकद सहायता मिलेगी उसको। मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। आवासीय भूखंड आवंटन किया जाएगा। घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी। भवन बनाने के लिए उस ज़मीन पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह के भुगतान के साथ आजीविका कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तब परिवार में कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी हेतु प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, NCSK का गठन 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया है। हालांकि वर्ष 2004 में यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता रहा। वर्तमान में सरकारी संकल्पों के माध्यम से इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री के समान उस पर पदों और दर्जाओं, अन्य सहायक कर्मचारियों के साथ साथ एक महिला सदस्य तथा सचिव सहित 4 सदस्य होंगे। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध उसका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अनुसार इस आयोग के आदेश के और कार्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने हेतु विस्तारित किया गया है। इस अधिनियम में कार्यान्वयन की निगरानी करना, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना और संगामी कार्रवाई के संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार सहायता करना, केंद्र और राज्य सरकारों के इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श प्रदान करना, इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करना। एक अन्य संबंधित तथ्य है कि ग्रेटर हैदराबाद
ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर पटना, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 2019 में बैंडिकूट नामक ड्रोनेज सफाई रोबोट को नियोजित किया गया था। 2019 में जो है ना, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बैंडिकूट एक ड्रोनेज सफाई रोबोट था, ठीक है, को नियोजित किया गया, जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय क्या है? डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता रेसिडेंट एनआरसी के क्रियान्वयन की स्थिति में मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों में अपनी नागरिकता के समापन की आशंका उत्पन्न हुई है। ये जनजातियां राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 7 से 8% है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान विवरण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यदि स्थानीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि गिरोह या जनजाति गैर जमानती अपराधों में संलग्न है तो उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यदि स्थानीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि एक गिरोह या जनजाति गैर जमानती अपराधों में संलग्न है तो उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में पंजीकृत किया जाता था। इसके बाद आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 भारत में आया। इस अधिनियम के तहत स्थानीय सरकार सुधार गृह स्थापित कर सकती थी और आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता पिता और अभिभावक से अलग कर उन्हें इन सुधार गृहों में रखा जाता था। सीटीए के तहत घुमंतु और विमुक्त आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924 के तहत घुमंतु और विमुक्त जनजाति दोनों को ही आपराधिक जनजाति माना गया था। 1924 में जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना था उसके तहत घुमंतु और विमुक्त जनजातियों को ही आपराधिक जनजातियां माना गया था। अधिकांश विमुक्त जनजातियां अनुसूचित, जितने भी घुमंतु क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 के अंतर्गत इन लोगों को रखा गया था। सीटीए के तहत घुमंतु और विमुक्त जनजातियों को ही आपराधिक जनजाति माना गया था। अधिकांश विमुक्त जनजातियां अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी की श्रेणी में आती हैं। अनंत शयनम अयंगर समिति, जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में सीटीए के संचालन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के पश्चात इस अधिनियम को भारत सरकार के आभ्यासिक आपराधिक अधिनियम 1952 प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा 1952 में ही पूर्ववर्ती आपराधिक जनजातियों को विमुक्त घोषित कर दिया गया, डिनोटिफाइड। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग चलैया समिति के द्वारा विमुक्त घुमंतु जनजातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कार्यक्रमों को बनाने की अनुशंसा की गई। साथ ही उसके द्वारा डीएनटी की आवश्यकताओं और शिकायतों के निवारण हेतु विशेष आयोग के गठन की अनुशंसा की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2005 में इन समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु बालकृष्ण सिडके रेणके की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2015 में भिखू रामजी इधाते की अध्यक्षता में अन्य राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। इसने 2018 में विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति की आवास नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इदाते आयोग की अनुशंसा के अनुरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक अस्थायी विकास और कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी। डीएनटी के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौती, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाई, घटती जनसंख्या, जनगणना संबंधी आंकड़ों का अभाव, बृहद स्तर पर बहिष्कार,
देखो, वन धन विकास केंद्र, ये दूसरा टॉपिक है। वन धन विकास केंद्र सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा वन धन विकास केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वन धन योजना वन धन विकास कार्यक्रम यह मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनो उत्पाद के विपणन हेतु तंत्र और गौण वनो उत्पाद के मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है। यह मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनो उत्पाद के विपणन हेतु तंत्र और गौण वनो उत्पाद के मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है। यह वन संपदा अर्थात वन धन के उपयोग द्वारा जनजातियों हेतु आजीविका सृजन के लक्ष्यीकरण की एक पहल है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य तकनीकों व संचार प्रौद्योगिकियों के समावेश के द्वारा जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशलों को प्रत्येक स्तर पर उन्नत करने और एक व्यवहारत आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने हेतु इन क्षमताओं का लाभ उठाना है। वन धन योजना के अंतर्गत ट्राइफेड गौण वनो उत्पाद आधारित एक बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। यह 10 स्वयं सहायता समूहों का केंद्र होगा। ट्राइफेड जो है ये 10 स्वयं सहायताओं का समूह होगा जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में गौण वनो उत्पाद एकत्रित करने वाले 30 आदिवासी शामिल होंगे। 10 स्वयं सहायता समूह और ट्राइफेड प्रत्येक केंद्र स्थानीय रूप से उपबंध गौण वनो उत्पाद और कौशल आधारित हस्तशिल्प हेतु खरीद से मूल्य के संवर्धन के लिए साझा सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगे तथा तकनीकी समर्थन ट्राइफेड द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये योजना केंद्र स्तर पर नोडल विभाग के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अधिकरण के रूप में ट्राइफेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। नोडल राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये ट्राइफेड के माध्यम से और केंद्र स्तर पर नोडल विभाग जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन गौण वनोत्पाद के लिए राज्य नोडल एजेंसी और जमीनी स्तर पर जिलाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये भी प्रस्ताव है। इस लक्ष्य है कि इन वन धन है SHG के प्रतिनिधियों से गठित प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर केंद्रों का प्रबंधन करेंगे। इसका लक्ष्य केंद्रीय राज्य स्तरीय विभागों अभिकरणों संस्थाओं की विविध योजनाओं पर पहलों को अभिसरण करना था। इसके अतिरिक्त बैंकों सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी प्रतिमानों का अन्वेषण होना ताकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों के तहत इनकी सक्रिय सहभागिता और वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। ट्राइफेड जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंटल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, ठीक है ना, ट्राइफेड का। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन कार्य करने वाला राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है। ट्राइफेड का परम उद्देश्य जनजातीय उत्पादों जिन पर जनजातियों का जीवन आत्मनिर्भर होता है के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। गौण माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स MFP वस्तु और गौर काश वनोत्पाद होते हैं। ये वनों और उसके चतुर्दिक निवास करने वाले जनजातीय समुदाय हेतु आजीविका के प्रमुख स्रोत होते हैं। इन्हें पोषण चिकित्सकीय की आवश्यकता और नकद प्रदान किए जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनोत्पाद के विपणन हेतु तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला की विकास योजना है। जनजातियों द्वारा एकत्रित किए गए MFP को उचित मूल्य प्रदान कर उनकी आजीविका में सुधार हेतु एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में अभिकल्पित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु नोडल मंत्रालय है। इस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड के तकनीकी सहयोग के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MFP की खरीद का उत्तरदायित्व राज्य नामित अभिकरणों को दिया जाएगा। यह योजना प्राथमिक मूल्य संवर्धन को समर्थन प्रदान करती है और शीत भंडारण व माल गोदाम आदि हेतु आपूर्ति श्रृंखला संरचना का प्रावधान करती है। यह योजना सभी राज्यों में परिवर्तनीय है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, अच्छा, एक नया स्कूल खोला जाएगा एकलव्य।
मॉडल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सुर्खियों में क्यों है? वर्ष 2022 तक आदिवासी क्षेत्रों में 400 से अधिक वर्ष 2022 तक आदिवासी क्षेत्रों में 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल देखिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की जाएगी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान प्रदान कर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में EMRS की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक EMRS का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें अन्य लोगों के साथ शिक्षा से संबंधित प्रतिष्ठित स्थानीय गैर सरकारी संगठन भी शामिल होंगे। EMRS का उद्देश्य क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, उन्हें उच्च व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और सरकारी, सार्वजनिक और निजी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना है। ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जो छात्र जीवन की शैक्षिक, भौतिक और पर्यावरणीय संस्कृतियों को पूरा करती हो। देखिए हमारा दूसरा चैप्टर है शिक्षा, एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें पृष्ठभूमि क्या? भारत में वर्ष 1968-1986 में 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति नामित की गई थी, ठीक है ना। भारत में अभी तक 2 शिक्षा नीति हुई थी, एक 1968 में, एक 1986 में, और 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का विजन भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा क्या? ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने